गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में जो सेल बायोलॉजी का जो पोर्शन है उसमें जो है, जैसे इससे पहले अपन ने गोल्गी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात की, उसके आगे जो है नेक्स्ट लाइसोसोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो इसमें जो है लाइसोसोम्स की स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन ये जानने का प्रयास करेंगे कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं, कैसी उनकी स्ट्रक्चर होती है और कौन से फंक्शन वो प्ले करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जैसे लाइसोसोम्स, तो लाइसोसोम्स क्या है, दैट द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड dense granular cell organelles that contain digestive enzymes or hydrolytic enzymes that involve in intracellular or extracellular digestion। मतलब ये जो है लाइसोसोम जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं और इनके अंदर क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे रहते हैं। और ये जो एंजाइम है ये इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या करते हैं, मतलब रोल प्ले करते हैं, या इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं। अब इसकी बात करें कि ये जो सेल ऑर्गेनल्स है लाइसोसोम्स, तो ये यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये नहीं पाए जाते। और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी मेनली जो है ये एनिमल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। कुछ प्लांट सेल्स के अंदर, केवल फ्यू प्लांट सेल्स के अंदर ही ये पाए जाते हैं। और एनिमल्स के अंदर भी उन सेल्स के अंदर जो एंजाइमेटिक एक्शन में ज़्यादा सक्रिय होती हैं, जैसे लिवर सेल्स हैं, पैनक्रियाटिक सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, किडनी सेल्स हैं, उनके अंदर ये क्या होते हैं, मोर एक्टिव होते हैं और इनकी जो नंबर होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। इनकी जो डिस्कवरी है क्रिश्चियन डी डुवे ने 1955 में इनको खोजा था लिवर सेल्स के अंदर, इन एनिमल सेल्स के अंदर। अब जैसे स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर के अंदर जो, जैसे कि अपन ने शुरू में ही बात किया कि इनकी जो स्ट्रक्चर है, वैसे तो ये जो इनकी स्ट्रक्चर होती है वो रिजिड नहीं होती है, लेकिन जनरली जो है ये कैसे होते हैं, ग्लोबुलर और ग्रेन्युलर टाइप के होते हैं, जिनका जो साइज है वो 0.2 से लेकर के 0.8 माइक्रोन इनका क्या होता है, साइज होता है। और इसके अंदर क्या है, मुख्य रूप से दो चीज़ें कि एक तो इसको कवर करती हुई क्या है, लिपोप्रोटीन की बनी हुई मेम्ब्रेन होती है, और जो सिंपल जिसका जैसे जो है कंपोजिशन हुआ वो कैसा हुआ, जो यूनिट मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसी प्रकार की लिपोप्रोटीन की बनी हुई मेम्ब्रेन होती है। और बाकी इसके अंदर क्या डेंस मैट्रिक्स भरा रहता है, और जिसमें मुख्य रूप से क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और ये जो एंजाइम्स हैं ये बहुत इनकी वैरायटीज़ हैं, और उसमें जैसे कुछ जैसे नाम्स देखे जाए तो न्यूक्लियेजेज हैं, और इसमें आरएनएज भी हैं, डीऑक्सीराइबोज भी है, और इसके बाद जैसे फॉस्फेटेज है, कैथेप्सिन है, ग्लाइकोसाइडेज है, प्रोटीओजेज है, लाइपेजेज है। तो इस प्रकार से जो है जो हाइड्रोलेजेस, वो मतलब वैरायटी ऑफ हाइड्रोलेजेस इनके अंदर मैट्रिक्स में भरे रहते हैं। तो इस प्रकार से इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें मुख्य रूप से दो चीज़ हो गई। जैसे अपन मान लो इसको देखें, जैसे ये तो ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर इसके अंदर, ये तो क्या हो गई, इसकी मेम्ब्रेन हो गई। जैसे ये अलग से देखें तो इस प्रकार से जैसे दो चीज़ें होंगी इसके अंदर, जैसे ये है मान लो, तो ये तो क्या हो गई, इसकी मेम्ब्रेन हो गई, लाइसोसोम मेम्ब्रेन हो गई, क्योंकि कैसी होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जैसे शुरू में बताया आपको। और ये किसकी बनी हुई है, लिपोप्रोटीन की बनी हुई है। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, मैट्रिक्स भरा हुआ है। और जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर ये डिफरेंट जो है, जैसे न्यूक्लियेजेज है, या फॉस्फेटेजेज है, या कैथेप्सिन है, या ग्लाइकोसाइडेजेज है, प्रोटीजेज है, लाइपेजेज है, ये डिफरेंट टाइप्स के क्या है, जो हाइड्रोलेजेज हैं वो क्या है, पाए जाते हैं। तो स्ट्रक्चर, अब इसके बाद इसमें बात आती है कि जैसे जो लाइसोसोम्स होते हैं, या तो कई बार इसको काइंड्स ऑफ लाइसोसोम्स के नाम से भी जानते हैं, या फिर इनको पॉलीमॉर्फिक जो है वो ज़्यादा टर्म बढ़िया है, कि इसकी जो मॉर्फोलॉजी अगर देखें
तो उस मॉर्फोलॉजी में क्या है कि जैसे इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के लाइसोसोम आपको दिखाई देंगे, एक तो प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरा सेकेंडरी लाइसोसोम। अब जो प्राइमरी लाइसोसोम है और सेकेंडरी लाइसोसोम है, अब सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर जैसे रेजिडुअल बॉडीज भी है और ये ऑटोफैगिक वैक्यूल्स भी है, ये भी आते हैं। तो इसमें जैसे सबसे पहले अपन बात करें प्राइमरी लाइसोसोम की, तो प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या है, दैट इज द न्यूली फॉर्म्ड जो लाइसोसोम है, जो कि इससे पहले अपन ने गोल्जी कॉम्प्लेक्स वाला जो वीडियो देखा था उसमें देखा था कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक जो फंक्शन होता है दैट द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। तो यहाँ पर जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से जो लाइसोसोम बनेगा वो कैसा होगा, प्राइमरी लाइसोसोम होगा। और इस प्राइमरी लाइसोसोम में बाद में क्या होगा कि जैसे मान लो एक प्रोसेस होती है एंडोसाइटोसिस, और उस एंडोसाइटोसिस के फिर दो पार्ट होते हैं, एक पिनोसाइटोसिस और दूसरा जो है फैगोसाइटोसिस। तो पिनोसाइटोसिस में जो सेल्स जो है वो लिक्विड फॉर्म में जो मटेरियल है उसको इंटेक करेगी, और फैगोसाइटोसिस में सॉलिड फॉर्म में जो मटेरियल है उसको इंटेक करेगी। तो जैसे यहाँ पर ये फैगोसाइटोसिस दिखा रखा है क्या, क्योंकि यहाँ पर जो मटेरियल है ये कैसी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। तो इस प्रकार से ये फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस द्वारा ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगी इसको बोलेंगे फैगोसोम्स, और इसके अंदर जो है मटेरियल है, फूड मटेरियल है। अब इसके बाद ये जो मटेरियल है ये आकर के क्या होगा, प्राइमरी लाइसोसोम से जुड़ जाएगा, और प्राइमरी लाइसोसोम से जब ये मटेरियल अटैच होगा तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम फॉर्म हो जाएगा। अब सेकेंडरी लाइसोसोम है, इसके अंदर जैसे ये लाइसोसोम अटैच हो गया, तो अब इसके बाद जो इसके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, वो इस फूड मटेरियल का क्या कर देंगे, डाइजेशन कर देंगे। और फूड मटेरियल का डाइजेशन होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे। और आगे जाकर के जैसे नेक्स्ट जो है, जब इसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिफ्यूज हो जाएंगे, तो बचा हुआ जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको लिए हुए जो बॉडी होगी उसको बोला जाएगा रेजिडुअल बॉडी। तो ये भी एक तरह से सेकेंडरी लाइसोसोम में उसी का पार्ट है। और जो रेजिडुअल बॉडीज है वो धीरे धीरे सेल मेम्ब्रेन के पास पहुंचेगी, और वहाँ पर जो प्रोसेस होगी एक्सोसाइटोसिस, उसके थ्रू जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको सेल से बाहर निकाल देगी। दूसरी तरफ एक और इसमें होती है जिनको अपन जैसे ऑटोफैगिक वैक्यूल, ये भी सेकेंडरी लाइसोसोम का ही पार्ट है। और इसमें क्या होगा, ऑटोफैगिक वैक्यूल्स में कि जैसे सेल्स के अंदर जो सेल्स के अदर कंपोनेंट्स हैं, जैसे अदर सेल ऑर्गेनल्स हैं जो जिनकी क्या होती रहती है, डेथ होती रहती है, डिके होते रहते हैं, तो वो डेथ होने के बाद जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको सेल से रिमूव करना आवश्यक है। तो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स को जो ऑटोफैगिक वैक्यूल्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अदर कोई कंपोनेंट हो सकता है सेल ऑर्गेनल्स का, उसको इस ऑटोफैगिक वैक्यूल्स के द्वारा, जो कि क्या है, दैट इज द पार्ट ऑफ, एक तरह से ये क्या सेकेंडरी लाइसोसोम ही है। इसके अंदर इसको क्या किया जाएगा, उन ऐसे पार्ट्स को जो कि डेड पार्ट है उनको, या फिर कोई टॉक्सिक मतलब मटेरियल हो सकता है सेल्स का, तो उसको यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, इस ऑटोफैगिक वैक्यूल के द्वारा डाइजेस्ट कर दिया जाएगा, मतलब उसको हटा दिया जाएगा सेल से। तो ये जो है काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। लेकिन कई बार आप लोगों ने एक इसके बारे में सुना होगा लाइसोसोम्स के बारे में कि इसको सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स कहा जाता है, कोशिका की आत्मघाती थैली। तो इसमें यह है कि अगर मान लो जो लाइसोसोम्स है, ठीक है, अगर वो मान लो किसी कारण से अनकंट्रोल्ड मैनर में आ जाए, तो उसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, वो बाहर निकल करके पूरी सेल को ही क्या डाइजेस्ट कर सकते हैं जिसके अंदर वो प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से इसको क्या सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, बाकी का फंक्शन आगे वही है कि इसके अंदर भी उसको डाइजेस्ट होने के बाद ये रेजिडुअल बॉडीज में चेंज हो जाएगा, और बचा हुआ जो अनडाइजेस्टेड जो मतलब मटेरियल है वो थ्रू प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस सेल से क्या बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दैट इज द एक पॉलीमॉर्फिक कंडीशन में लाइसोसोम हो गया, जिसमें प्राइमरी लाइसोसोम है और सेकेंडरी लाइसोसोम में कई बार इनको टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स भी बोल देते हैं। ठीक है, या काइंड्स ऑफ लाइसोसोम्स बोल सकते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। प्राइमरी लाइसोसोम न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम में है, जबकि सेकेंडरी लाइसोसोम के बाद में बन रहे हैं। ठीक है, इसमें अच्छा
इसके बाद जो है ये स्ट्रक्चर और इसकी जो मतलब काइंड्स हैं या टाइप्स हैं उसकी बात हो गई लाइसोसोम की। इसके बाद इसकी फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन में मेनली जो फंक्शन है इसके मेन फंक्शन जो है, जैसे अपन ने शुरू में ही बताया था कि जो इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, तो इनका जो मेन फंक्शन है वो डाइजेशन से रिलेटेड है। और इसमें दोनों प्रकार के डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब ये है कि सेल्स के अंदर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है या फिर कोई भी मतलब इस प्रकार का मटेरियल है या सेल्स के कंपोनेंट है जो कि डेथ हो चुके हैं या अनवांटेड कंपोनेंट्स हैं, तो उनका डाइजेशन इस लाइसोसोम के द्वारा कर दिया जाएगा और उसको सेल से क्या रिमूव कर दिया जाएगा। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो गया। इसके साथ साथ क्या होता है कि जैसे मान लो कोई फॉरेन मटेरियल है, बाहर से कोई मटेरियल सेल्स के अंदर एंटर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, उसमें फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस हो सकती है। अब जो मटेरियल एंटर करेगा उसको भी मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी मतलब इसके साथ साथ जो ये तो पूरा सेल के अंदर ही डाइजेशन होगा, लेकिन कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे बैक्टीरिया वगैरह है या इनमें जैसे बैक्टीरिया वाला केस तो थोड़ा सा अलग हो जाता है, जैसे फंजाई वगैरह है, उनमें क्या है कि जैसे सेल्स के बाहर भी कई बार क्या होता है डाइजेशन होता है। आप लोगों ने एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन सुना होगा, जिसमें एक तो इनसाइड द सेल डाइजेशन हो गया, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर आउटसाइड द सेल। तो उसमें क्या होता है कि जो लाइसोसोम्स जो है, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इनके अंदर स्टोर है, वो एंजाइम्स सेल से बाहर आकर के जो सेल की सरफेस पे जो मटेरियल है उसका क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे। तो वो क्या हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो गया। तो इस प्रकार से इनके द्वारा दोनों ही प्रकार का डाइजेशन किया जाएगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी किया जाएगा और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी किया जाएगा, आउटसाइड द सेल भी डाइजेशन किया जाएगा, क्योंकि जो एंजाइम्स हैं इसके वो सेल से निकाल करके सेल से सीक्रेट होंगे वो एंजाइम्स, और सेल के आसपास अगर कोई इस प्रकार का मटेरियल है तो उसका डाइजेशन भी इन लाइसोसोम्स के एंजाइम्स की मदद से किया जाएगा। तो मेन जो फंक्शन है वो ये है। इसके अलावा जैसे मतलब जो फॉरेन पार्टिकल्स है, जैसे फॉरेन मान लो बैक्टीरिया है या फिर मान लो कोई पैथोजेंस है, वो सेल्स के अंदर क्या मान लो एंटर कर जाता है, तो सेल्स के अंदर एंटर करेगा तो उसको किल करने में भी ये लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स हैं वो हेल्पफुल होते हैं। उसको क्या करेंगे, सेल्स के अंदर किल कर देंगे। तो इस प्रकार से सेल को क्या प्रोटेक्शन देने का भी काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक फंक्शन इनका जो है हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। जैसे फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो स्पर्म के जो एक्रोसोम वाला भाग होता है उसके अंदर जो लाइसोसोम होते हैं, स्पर्म का जो लाइसोसोम है उसके द्वारा जो हाइएलुरोनिडेज एक एंजाइम निकलता है, वो एंजाइम क्या करता है, एग मेम्ब्रेन को लाइसिस करने का काम करता है। मतलब एग मेम्ब्रेन को तोड़ता है, जिसके कारण क्या है, स्पर्म जो है वो एग के अंदर क्या है, एंटर कर पाता है, ओवम के अंदर एंटर कर पाता है और फर्टिलाइजेशन की मतलब प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो पाती है। तो इस प्रकार से ये जो है लाइसोसोम फर्टिलाइजेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो इस प्रकार से अपन इनके जो फंक्शन है, मेनली जो फंक्शन है वो डाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो इसमें जो है मेन अपन को ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए कि जो है लाइसोसोम्स जो है स्ट्रक्चर है, सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि कैसे हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, डेंस ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है और जिनके अंदर क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे रहते हैं और ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। हालांकि मोस्टली एनिमल सेल्स में मिलते हैं, फ्यू प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं और एनिमल सेल्स के अंदर भी उन सेल्स में जो कि एंजाइमेटिक एक्शन में क्या होती है, मोर एक्टिव होती हैं, उनके अंदर इनका नंबर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। बाकी इसके अंदर जो है स्ट्रक्चर में आपने देख लिया, मेनली दो चीज़ें हैं स्ट्रक्चर में कि तो मेम्ब्रेन होती है जो इसको कवर करती है, लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन है, वही ट्रिपल जो आपने पढ़ी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। बाकी इसके अंदर मैट्रिक्स भरा रहता है, उसमें क्या है, हाइड्रोलेजेस भरे रहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे रहते हैं, ठीक है। तो आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, थैंक्स।